दोस्तों, हम सब अक्सर मल्टीबैगर स्टॉक्स खरीदने के चक्कर में बहुत जगह घूमते हैं, पर अपने घर के मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी को देखना ही भूल जाते हैं। आज हम इसी खोज में हमारे घर में यूज होने वाली एक वायर और केबल कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। हम यहाँ कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे ही एनालाइज करने वाले हैं: हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फिनेंशियल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। साल था 1964 का, जब ठाकुरदास जय सिंघानी गुजरात में एक इलेक्ट्रिकल स्टोर खोलते हैं बाय द नेम ऑफ सिंधी इलेक्ट्रिक स्टोर। पर मजेदार बात यह है कि मिस्टर ठाकुरदास पार्टीशन के जस्ट बाद ही इंडिया आए थे और उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे उन्होंने शॉप तो खोल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली महज 4 सालों में ही 1968 उनका डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। उनके डेथ के बाद उनके घर का खर्च चलाना उनके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगा, जिसके कारण ठाकुरदास के चारों बेटों ने सिंध इलेक्ट्रिकल स्टोर का कार्यभार संभाला। स्टोर को संभालते ही उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म भी खोला बाय द नेम ऑफ ठाकुर इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल शॉप से ट्रांजिशन करते हुए वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर किया। कंपनी का रियल ग्रोथ 1983 के बाद स्टार्ट हुआ, जब कंपनी ने अपना नाम को कन्वर्ट करके पॉलीकैब इंडस्ट्रीज रख लिया। साथ ही पॉलीकैब ने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए 2009 में इंजीनियरिंग में एंटर किया, 2014 में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में एंटर किया और मार्जिन को बढ़ाने या रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली यूज करने के लिए जॉइंट वेंचर्स भी किया। लास्टली कंपनी ने 2019 में आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा भी उठाया टू रिड्यूस द डेट। ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम चेक करते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की, किस सेगमेंट से कंपनी को कितना रेवेन्यू आ रहा है। पॉलीकैब का अप्रॉक्सीमेटली 80% प्लस रेवेन्यू आ रहा है वायर्स और केबल से, मतलब ये हाईली डिपेंडेंट है वायर सेगमेंट में। 8 से 10% एफएमईजी सेगमेंट से आ रहा है और लगभग 6-7% के आसपास ईपीसी से आता है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब दूसरे कंपनियों को इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है पॉलीकैब। चलिए एक एक को पहले हम बारी बारी से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वायर और केबल से। सबसे पहले हम बात करेंगे वायर्स और केबल्स का। वायर का बेसिक मतलब होता है नंगा तार, और अगर उसमें हम पीवीसी का कोटिंग कर देते हैं तो उसको हम केबल बोलेंगे। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको हम वायर बोल देते हैं, जहाँ भी हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको हम केबल बोल देते हैं। और जो भी हो, इसको बनाने में जो मोस्टली खर्च होता है उसमें मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल होता है कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील और लास्टली पीवीसी, जिसको कि हम कोटिंग करते हैं। आपको जानकर थोड़ा सा हैरानी होगा कि जो बेस्ट रॉ मटेरियल है वायर बनाने के लिए वो मोस्टली कॉपर होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मोस्टली एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, जिसके कारण इसका जो प्राइस रहता है एज कम्पेयर टू कॉपर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। पॉलीकैब को अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के कंपेरिजन में एक एज थोड़ा सा प्रोवाइड होता है कि कंपनी बल्क में प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण इसके पास प्राइसिंग पावर रहता है। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो कंपनी मोस्ट ऑफ द जो वायर बनाती है वो कॉपर से बनाती है, जिसके कारण इसका जो मार्जिन होता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है कॉपर के प्राइस पे। तो कंपनी ने कुछ समय पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए जॉइंट वेंचर भी किया था ताकि वो रॉ मटेरियल जो कॉपर है उसको खुद ही बना सके। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद कंपनी को पता चला कि जितना कॉस्ट उसको खुद से रॉ मटेरियल बनाने में प्रोक्योर करने में लग रहा है कॉपर को मोस्टली, उससे ज़्यादा बेटर तो वो किसी और के थ्रू खरीद सकती। इसीलिए कंपनी ने उस जॉइंट वेंचर को शुरुआत में तो खुद खरीद लिया, लेकिन बाद में एक दूसरे कंपनी को हिंडाल्को को बेच दिया, मोस्टली बिकॉज वो उसका फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर सक रहे थे और साथ ही उसका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने से अगर कॉस्ट घट जाता है उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ कॉपर। साथ में उसका कोटिंग के लिए एक पीवीसी यूज होता है जो मोस्टली क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। तो ये मोस्टली 2 ही चीज़ पर डिपेंड रहता है, मोस्टली कॉपर और क्रूड ऑयल। रॉ मटेरियल आने के बाद पॉलीकैब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको वायर और केबल में कन्वर्ट करती है, और मेटल रॉड से वायर केबल में कन्वर्ट करना कोई हार्डकोर साइंस नहीं, कोई भी कर सकता है। इस सेगमेंट में बेसिकली जो डिफरेंस क्रिएट होता है एक इंडस्ट्री से या एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस का, वो होता है मोस्टली नाम का, कि कितना अच्छे तरीके से आप अपना नाम को बिल्डअप करते हैं। वायर बनाने के बाद मोस्टली अपना ब्रांड नेम लगा के, पॉलीकैब नाम लगा के बेचती है ऑल ओवर इंडिया में। सेकेंड में एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें पॉलीकैब प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, बाकी कुछ को ये आउटसोर्स भी करती है। और लास्टली है कुछ इंजीनियरिंग का काम करती है, जैसे कुछ इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन या सपोर्ट प्रोवाइड करती है कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस को इन रिलेशन टू पावर ट्रांसमिशन। कुल मिला के बात यह है कि कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो रहा है धीरे धीरे आफ्टर 2010, पर अभी भी अगर हम देखें तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू वायर और केबल से आता है, और इस सेगमेंट में पॉलीकैब मार्केट लीडर भी है। साथ में कंपनी ने एफएमईजी में एंटर करते ही अपने पूरे बिजनेस को B2B से ट्रांजिशन करते हुए B2C में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक समय था जब पॉलीकैब का 100% रेवेन्यू B2B से आता था, मतलब डायरेक्ट ये दूसरे कंपनियों को प्रोडक्ट देती थी। लेकिन 2014 के बाद कंपनी ने B2C में ट्रांजिशन किया, मतलब ये डायरेक्ट अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रही है, चाहे वो वायर हो या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हो।
जिसके कारण आपको दिखेगा कि 2014 के बाद कंपनी का मार्जिन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। साथ में कंपनी पहले जहां एडवर्टाइजिंग के लिए एक भी खर्च नहीं करती थी, वहां अभी एडवर्टाइजिंग में भी खर्च करना शुरू कर दी है, जो हम लोग को 2016 के IPL में दिखा भी था। पर दिक्कत का बात यहाँ यह है कि वायर्स और केबल सेगमेंट में कंपनी को ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो जाता है, लेकिन FMEG सेगमेंट में कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, जिसके कारण होता यह है कि उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है। कंपनी अभी नया ही इंटर किया और कंपनी का FMEG सेगमेंट में नाम नहीं है, जिसके कारण कंपनी का मानना है कि वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेगी विथ लो मार्जिन। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी एडवर्टाइजिंग के सहारे मार्जिन को एक्सपैंड करना शुरू करेगी। सो अगर पॉलीकैब इस लेवरेज को इन फ्यूचर में यूज़ कर पाती है तो फ्यूचर में हम लोग को कंपनी का मार्जिन बढ़ते हुए दिखेगा, साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ने लगेगा। इसको अगर हम कंपनी के मालिक के प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे तो काफ़ी ये बढ़िया बात है। लास्ट 8 सालों का डेटा के हिसाब से देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया है CAGR ऑफ 12% और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है CAGR ऑफ 38%, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का मार्जिन काफ़ी एब्रप्टली इंक्रीज किया है। मोस्टली बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम B2B से B2C में और एडवर्टाइजिंग में कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली अब स्पेंड करना शुरू किया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। प्रोमोटर होल्ड करते हैं मोर देन 50% और प्रोमोटर काफ़ी लंबे समय से इस कंपनी को चला भी रहे हैं। साथ में पॉलीकैब में कंपनी ने अदर प्रोफेशनल्स को भी हायर करके अपने मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठाया, जो दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनियों में काम कर चुके हैं। लास्टली पॉलीकैब ने सेकंड जनरेशन को भी इंटर कराया है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैसे इंटर करेंगे वो नया इनोवेटिव चीज़ ट्राई करेंगे, जो हम लोग को 2009 में और 14 में दिखा भी। लास्टली हम बात करेंगे फिनेंशियल्स का। पॉलीकैब का डेट IPO के बाद काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है और FMEG सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जो हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि डेट तो डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन कंपनी को FMEG सेगमेंट में अगर ग्रो करना है तो उसको एडवर्टाइजिंग में और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन रखा है कंपनी, और ये धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ डेट रिडक्शन एंड B2C ट्रांजिशन। और जहाँ तक बात है डेट टू इक्विटी का, तो ये लगभग 0 के आसपास ही आता दिख रहा है। अब देखते हैं कैश फ्लो का। कंपनी आसानी से अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। सब कुछ खर्च करने के बाद कंपनी का नेट कैश जनरेट भी हो रहा है, मतलब कंपनी अपना कैश को रिजर्व भी कर पा रही है। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट का अगर बात करें तो वो है अराउंड 750 करोड़। और अगर 750 करोड़ के हिसाब से अगर हम इसको 20 to 30 का P मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा अराउंड 15,000 to 30,000 करोड़। और कंपनी अभी एक्सपेंशन फेज में है और ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, इसीलिए ऑनर्स अर्निंग के थ्रू इसका वैल्यूएशन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव। ये था ओवरऑल एनालिसिस पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।